तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी की तरफ से हम लोग मलेशिया से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपनी एयरफोर्स का नाम चेंज कीजिए। साला पॉम ऑयल बेच बेच कर आप लोग एयरफोर्स चला रहे हो, अपना देश चला रहे हो और नाम देखे तो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। ये सूट नहीं करता है। अपनी हैसियत के हिसाब से नाम रखने चाहिए अपने फोर्सेस के। बहरहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं मलेशिया के उस टेंडर की जहां पर हमारा तेजस का नंबर लगते लगते रह गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ कोरिया के FF50 का नंबर बिल्कुल लग ही गया है। जी हाँ, अभी तक मैं आपको बता दूं कि ये डील अधर में लटकी हुई है और अब भारत ने चल दिया है एक ब्रह्मास्त्र, जिसके बाद बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा चांसेस हैं भारत इस डील में बहुत बेहतरीन कमबैक करने वाला है। वीडियो एकदम एंड तक देखते रहिएगा। उस ब्रह्मास्त्र के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जहां तक हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं वहां तक मैंने आपको बताया था कि कई सारे एडवांसमेंट की बात कही गई थी FF50 को लेकर मलेशिया की तरफ से, क्योंकि साउथ कोरिया का जो FF50 था उसमें कई सारी चीजें तेजस की तुलना में नहीं थी और वो काफी लैग कर रहा था इस मामले को लेकर। लेकिन इन्होंने कहा कि तेजस के समकक्ष हमें चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने AES रडार सिस्टम वगैरह ये सारा कुछ देने के लिए हामी भर दी। लेकिन बताया जा रहा था कि इन सब के बाद प्रति फाइटर जेट $6 मिलियन कीमत बढ़ जाएगी, जो कि मलेशिया अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि मलेशिया ने ये जो टेंडर जारी किया था इसके लिए पहले ही बजट फाइनल कर लिया गया था। उस फाइनल किए गए बजट में भी थोड़ा बहुत ज्यादा पड़ रहा था हमारा तेजस। लेकिन अगर बात की जाए साउथ कोरिया के FF50 की, तो वो मलेशिया को कई ज्यादा अपने बजट से कई ज्यादा महंगा पड़ रहा था। तो यहाँ पर मलेशिया की माली हालत देखते हुए ये नहीं लग सकता कि वो बजट के बाहर पैर रख सके। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही फाइटर जेट उसे पसंद आए, ये अपनी अलग राय हो सकती है। लेकिन प्राइस की बात की जाए तो तेजस उसमें सबसे बेस्ट था और किसी भी तरह का कोई इन्हांसमेंट करने की जरूरत नहीं थी। केवल इजरायली रडार सिस्टम की जगह उत्तम AES रडार सिस्टम लगाकर मलेशिया को टिका देना था। लेकिन जो करप्शन वगैरह और जो भारत विरोधी लहर चल रही थी मलेशिया के अंदर, इन सब के चलते बताया जा रहा है कि उन्होंने साउथ कोरिया का फाइटर जेट चुन लिया। लेकिन वही जो कीमत थी इसके चलते ये डील नहीं हो पाई और इसी बीच आ गए इलेक्शन। और वहां पर इलेक्शन के दौरान अब जब नई सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इस पूरी डील को रिवाइव करेगी। इस डील के अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद कहीं जाकर फाइनल किया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट इन्हें खरीदना है। जिस तरह से हमारे यहाँ रफाल को लेकर हुआ था, 36 रफाल हम लोग काफी समय से खरीदना चाह रहे थे, लेकिन वो डील लटकती रही। फ्रांस भी वेट करते रहा और अंततः बहुत ही ज्यादा समय हो जाने के बाद हम लोगों ने वो डील की। तो कहने का मतलब मलेशिया की तरफ से जो निवाला दिया गया था वो साउथ कोरिया के पेट के अंदर तो अभी तक नहीं गया है, मुंह के बिल्कुल बाहर खड़ा है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाने के लिए भारत ने अपना सबसे बड़ा दाव चल दिया है और वो दाव कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मोस NG है। अब ब्रह्मोस NG का हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया ही दीवानी है लगभग। पुरानी ब्रह्मोस की तुलना में ये कई गुना ज़्यादा सुपीरियर होगी और वेट की बात की जाए तो 50% से ज़्यादा इसका वेट कम होने वाला है और साइज़ की बात की जाए तो 3 गुनी छोटी होगी। अगर इसमें SU-30 MKI की बात की जाए तो जहां पर एक SU-30 MKI एक ब्रह्मोस उठा रहा था, तो उसकी तुलना में उतनी ही जगह में या उतने ही वेट के साथ एक सुखोई 30 MKI 3 ब्रह्मोस मिसाइलें उठा लेगा NG वर्जन वाली। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि किसी भी तरह का ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन सुखोई 30 MKI में करने की ज़रूरत है ही नहीं। नॉर्मली आप जाकर अटैच कर दीजिए, हो गया काम। कहने का मतलब ब्रह्मोस NG को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि दुनिया का कोई भी देश, जितने भी संभावित हमारे कस्टमर हैं, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए इसे खरीदने में, इसके इंटीग्रेशन में। तभी ना जाकर कोई देश बड़ी आसानी से इसे खरीदेगा। तो यहाँ पर मलेशिया को ऑफर किया गया है। मलेशिया की नजर काफी समय से भारत की ब्रह्मोस पर थी भी, तो इस समय तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये Su-30 MKI के लिए दिए जा रहे हैं। एक्चुअली Su-30 उनके पास भी है। लेकिन ये आप यूरेशियन टाइम का आर्टिकल देखिए, यहाँ पर लिखा है कि भारत अपने तेजस की भी प्लानिंग कर रहा है मलेशिया को देने के लिए। यानी हो सकता है कि यहाँ पर ब्रह्मोस NG का कॉम्बिनेशन बिठाया जाए तेजस के साथ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तेजस Mark 1A भी ब्रह्मोस NG को लिफ्ट करने में सक्षम होगा और वो उसे फायर कर सकेगा। तो इसी के साथ मिक्सअप करके फिर मलेशिया को यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है। और ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि 300 किलोमीटर के अंदर रेंज वाली इस तरह की हाई स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कभी भी साउथ कोरिया मलेशिया को प्रोवाइड नहीं करा सकता। केवल फाइटर जेट दे देने से मतलब नहीं है, अकेला फाइटर जेट कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि फाइटर जेट की जो ज़्यादा ताकत होती है वो होती है उसका वेपन पैकेज। ठीक है, आपका एवियोनिक्स अच्छा होना चाहिए, वो होगा भी, मान लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वेपन पैकेज की, तो वो किसी भी परिस्थिति में तेजस के वेपन पैकेज से मेल नहीं खा सकता, उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है जो कि दुनिया में और किसी भी देश के पास नहीं है, खुद रशिया के पास भी नहीं है, जिसकी टेक्नोलॉजी के आधार पर ब्रह्मोस बनाई गई है।
तो कहने का मतलब भारत की एक जबरदस्त वापसी कहा जा सकता है मलेशिया के अंदर। अगर ये सारी चीज़ें प्लानिंग के आधार पर होती है तो डेफिनेटली साउथ कोरिया के FA-50 को अभी भी हम लोग इस रेस से बाहर कर सकते हैं। और हो सकता है इन सब के लिए मलेशिया एक नए सिरे से टेंडर जारी करे और फिर तेजस का सिलेक्शन करे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।